हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। आपका अगला टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, देखो वर्क डन का हम फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो वर्क डन हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो, मतलब फोर्स नहीं बदलना चाहिए। राइट, जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक बॉडी है और इस बॉडी पे आपने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, कितना, 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया और ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गई और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मान लो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो वैसे तो हम लोग ने वर्क डन का फॉर्मूला जो पढ़ा था, इट्स अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एफ इंटू एफ एस कॉस थीटा। राइट, लेकिन ये एक जनरल फॉर्मूला है। जब यहाँ पे आपका मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल थीटा हो, तो ऐसे केस में हम ऐसे डॉट प्रोडक्ट लेके यूज़ करते हैं और ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जैसे इसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस केस में देखो क्या होगा कि दोनों के बीच का एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो 0 हो जाएगा। राइट, और कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। तो ऐसे केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो आपका कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो आप ये वाला पार्ट हटा सकते हो यहाँ से, सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक पे या फिर इस वीडियो में हम ये केस लेके चलेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा आपका, और ऐसे केस में आपका वर्क डन का यही फॉर्मूला आएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तब भी ये फॉर्मूला वैलिड तब होगा जब आपका फोर्स कांस्टेंट होगा, फोर्स बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा फील कर लो, एक्सपीरियंस कर लो। जैसे अगर मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी इसी डायरेक्शन में गई और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, तो आपको अगर मैं बोलूँ वर्क डन क्या होता है या फिर इसका वर्क डन क्या होगा, तो आप फटाफट कैलकुलेट कर दोगे। बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट 20 न्यूटन। आप झट से बोल दोगे कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। अब इसका एक और तरीका है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेट करने का। फोर्स डिस्प्लेसमेंट, अगर सपोज करो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करते हो, ठीक है, तो ग्राफ में देखो कैसे प्लॉट होगा। 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका फोर्स जो है वो 10 न्यूटन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, एक सेकेंड ना। ये आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपका कितना, 10 न्यूटन फिक्स है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है, 2 मीटर तक हो रहा है। तो 2 मीटर तक आपका डिस्प्लेसमेंट, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा हर डिस्प्लेसमेंट में आपका फोर्स 10 न्यूटन कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली में आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और ये 2 मीटर तक चलेगा, क्योंकि आपका फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। 1 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए, सबके लिए आपका जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट है ना, 10 न्यूटन। तो ऐसा ग्राफ निकल आएगा। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इस ग्राफ के नीचे का, ये जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लो, तो बताओ ये एरिया आपको कितना मिलेगा। ये एक्चुअली में एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका सीधा सीधा एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसका मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 20। तो जितना एरिया आ रहा है उतना ही एक्चुअली में आपका वर्क डन आ रहा है। सॉरी, इसमें न्यूटन लिख दिया था मैंने, 20 जूल आ जाएगा। तो ये एरिया कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये होता ही ऐसा जनरली, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ हो तो जो भी ग्राफ आपका आ रहा है उसके नीचे का अगर आप एरिया कैलकुलेट कर लो तो वो एरिया आपको क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। सिंपली अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या बोलते हैं ग्राफ है, तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ना वो आपको वर्क डन दे देगा। ठीक है, इसी में मैं आपको एक अगला केस देता हूं और उसको ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैंने ये बॉडी लिया यहाँ पे और आपने इस पर फोर्स लगाया, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इस बार भी क्या हो रहा है, इस पॉइंट से 2 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट आपने किया, या फिर एक काम करते हैं, मान लेते हैं 5 मीटर तक का आपने डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किसी कांस्टेंट फोर्स ने नहीं किया है बल्कि फोर्स चेंज होता रहा है कंटिन्यूसली।
तो शुरुआत में आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, फोर्स 0 था, फिर धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो। आपने 1 न्यूटन फोर्स कर दिया, फिर उसके बाद 2 न्यूटन किया, फिर 3 न्यूटन किया, ऐसे आप कंटिन्यूसली फोर्स कहाँ तक चले गए, 8 न्यूटन तक आपने फोर्स लगाया। ठीक है, तो आप ऐसे धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते चले गए। शुरुआत में आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था, उसके बाद धीरे धीरे आप फोर्स बढ़ाते 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 कितना, जब 8 न्यूटन तक फोर्स पहुंच गया तब आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो चुका था 5 मीटर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैं x लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। आप s भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट को x लिख रहा हूं। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई वर्क डन कैलकुलेट करो, तो आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, तो प्रॉब्लम ये है कि चलो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे 5 मीटर ले लेंगे, लेकिन फोर्स कौन सा लेंगे? क्या आप 8 न्यूटन का फोर्स लोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पूरे 8 न्यूटन ने इसको फोर्स को 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है। वो तो लास्ट में जाके 8 न्यूटन हुआ ना, बढ़ते बढ़ते। शुरुआत में तो यही सब फोर्सेस थे और कंटिन्यूसली फोर्स लगे जा रहा है। तो यहाँ पे हम 8 न्यूटन नहीं लेंगे, क्योंकि इस पूरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8 न्यूटन ने नहीं किया है। और आप कोई और फोर्स कैसे ले सकते हो? या फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक काम करते हैं कि ये सारे फोर्सेस को ऐड कर देते हैं। देखो, आप सारे फोर्सेस को ऐड करोगे तो 8 9 10 11 12 13 14 14 न्यूटन हो जाएगा। तो क्या पूरे 5 मीटर के दौरान ये 14 न्यूटन फोर्स लग रहा था? ना ना ना, ये तो बीच बीच में सारे फोर्सेस चेंज होते जा रहे हैं ना, तो ये काम भी आप नहीं कर सकते और यहाँ पे आप जाओगे फंस। एक छोटा सा तरीका है इससे निकलने का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आप ग्राफ के हेल्प से भी कर सकते हो। तो आप एक काम करो, अगर सपोज करो इसका ग्राफ आपके पास अवेलेबल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो आप फोर्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्लॉट करो, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद ग्राफ यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो, अभी भी बोल रहा हूं मैं कि ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा, चेंज हो रहा है, तब ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट एफ एस कॉस थीटा में भी फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए है। तो यहाँ पे तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका फोर्स चेंज हो रहा है, और जब फोर्स चेंज होता है तो हम बोलते हैं कि फोर्स इज वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स चेंज हो रहा है तब हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करें, क्योंकि तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। तो एक तरीका ग्राफ का देखते हैं। जैसे अगर मान लो हम कंटिन्यूसली यहाँ पे देख रहे हैं कि फोर्स आपका 0 1 2 3 ऐसे चेंज हो रहा है, और हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन आया। कहां तक गया बताओ? ये 5 मीटर तक गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 हो रहा था ना, 1 2 3 4 5 मीटर तक आपका कंटिन्यूसली फोर्स क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। ठीक है, और आपका फोर्स जो है वो 0 1 2 3 4 कहां तक चला गया? टोटल 8 न्यूटन तक गया है। तो ये आपका 8 न्यूटन तक फोर्स गया है। ठीक है, दिस इज योर फोर्स। ये फोर्स आपका 8 न्यूटन तक गया है, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, यहाँ पे तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जरूरी नहीं है आपका अलग अलग शेप का ग्राफ आ सकता है। यहाँ पे आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन था लेकिन सीधा सीधा एक्स एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो थोड़ा सा एंगल पे है। पर अगर आपको वर्क डन निकालना है तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट एरिया। एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको वर्क डन निकालना है, यू कैन सिंपली कैलकुलेट एरिया अंडर द ग्राफ। ये ग्राफ के नीचे का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया तो हम जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, देखो यहाँ पे कितना 5 है ना, ये पूरा 5 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट इसकी इतनी है और ये क्या है एक्चुअली में? ये है 8। ये क्या है? 8 है। तो हाइट आपका 8 है। तो यहाँ पे क्लियरली देखो, ये 2 1 2 2 4 5 4 20 जूल ऑफ वर्क डन आ गया यहाँ पे। तो हमने एक वेरिएबल फोर्स का भी यहाँ पे वर्क डन तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करके। लेकिन एक और गड़बड़ है। देखो, फोर्स जरूरी नहीं है कि ऐसे चेंज हो कि आपको एक प्यारा सा रेक्टेंगल ही हमेशा मिले। फोर्स तो किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है, और
जब फोर्स बदल रहा है तो हो सकता है आपको अजीबोगरीब ग्राफ भी आए। मान लो फोर्स ऐसे चेंज हो रहा है इस तरीके से, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ ऐसे चेंज हो रहा है कि आपका ग्राफ जो है ना वो ऐसे आ गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं। हाँ, हमको ये जरूर पता है कि आप क्या कर सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपको क्या करना है, ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे वैल्यू x1 है और यहाँ पे वैल्यू x2 है, तो आपको ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है कि इस एरिया को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई शेप आप जानते नहीं हो जिसका आपको एरिया पता है। अगर ऐसे केस में हम फंस गए तब क्या किया जाए, जिसका कोई फॉर्मूला ही नहीं पता है, राइट। हाँ, हमको ये जरूर पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। सो वी नो द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होगा। जैसे हम कोई लिख के दे देगा कि देखो f जो है ना वो 2x स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है, ऐसा कोई इक्वेशन होगा हमारे पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिलेट कर रहा है। अब ये रिलेशन तो हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं है। और इसी रिलेशन का यूज करके हमने ग्राफ प्लॉट किया, समझे। हमको किसी ने बताया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है, तो हमने इस रिलेशन का यूज करके ग्राफ बनाया। ठीक है, और हम वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गड़बड़ क्या है कि यार ये शेप कुछ अजीब आ रहा है और उसके नीचे का एरिया हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए और इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए, ये अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों कि मान लेते हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दे रहा हूँ कि आपका मान लो फोर्स, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ठीक है, यहाँ पे फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जब आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया, इसके बीच में रिलेशन दिया गया है और आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो मान लो ये ग्राफ जो है ना कुछ ऐसे तरीके से, कुछ अजीब तरीके से आया और आपको ये बोला गया कि देखो ये इसका इनिशियल पॉइंट है x1 और ये फाइनली आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x2 तक हुआ है। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ बताओ, x1 से x2 तक आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान बताओ कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, आपको वर्क डन पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या है, हम ये जरूर जानते हैं कि इसके नीचे का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, पर ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, फंसोगे ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको ना इस पूरे एरिया को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और ये कुछ ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो इसको। ये आपका x2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये जो थिकनेस है ना इसका, इसको हम डेल्टा x बोल देते हैं। ये डेल्टा x, ये भी डेल्टा x, ये भी डेल्टा x, ऐसा सारा का सारा क्या है, डेल्टा x है। तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में हमने इसको पूरे, ये देखो x1 से लेकर x2 तक का डिस्प्लेसमेंट था, उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में तोड़ दिया, डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x। ठीक है, हमारा एम क्या है कि ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही एरिया आपको क्या करेगा, वर्क डन देगा। सो योर वर्क डन इज नथिंग बट, यहां पे लिख देता हूं मैं, योर वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अब यहां पे अगर सपोज करो आप एरिया निकालोगे, तो इन सारे एरिया को क्या करो, अब एक काम करो, यहां से एक लाइन खींच दो, परपेंडिकुलर लाइंस खींच दो यहाँ पे, चलो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस खींच दी है। अब देखो यहाँ पे ये फोर्स के सारे वैल्यूज है, तो मान लो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपका वैल्यू F1 है, यहाँ पे आपका वैल्यू F2 है, यहाँ पे आपका वैल्यू F3 है। इस तरीके से आपने क्या किया, ये सारे वैल्यूज हैं आपके। अब देखो अगर सपोज करो मैं ये वाला एरिया की बात करूँ, ये पार्ट, ये वाले पार्ट की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ एरिया, ये तो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, दिस इज F1 लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है, डेल्टा x है, तो F1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x विल गिव मी दिस एरिया। तो मैं ये एरिया लिख लेता हूँ F1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दूसरे एरिया पे आता हूँ धाबा बोलने के लिए। दूसरा एरिया का आपका लेंथ क्या है बताओ, F2 है, ये देख रहे हो, दिस इज F2, सो F2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x, तो प्लस F2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x प्लस F3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x। और ये इस तरीके से मान लो टोटल हमने
100 डिविजन्स कर दिए। मैंने यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है 3-4 बताया है, सॉरी ये 4 होगा, लेकिन मान के चलते कि हमने छोटे छोटे यहाँ पे 100 डिविजन्स कर दिए, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका F100 इंटू डेल्टा एक्स। तो टोटल ऐसे आपके 100 टर्म्स आ जाएंगे। तो इससे हमने क्या किया, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एरिया इसका कवर कर लिया, ये पूरा पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। लेकिन हमको टोटल वर्क डन के लिए क्या चाहिए, पूरा एरिया चाहिए। इससे पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट देखो, यहाँ का बच गया, यहाँ का बच गया, यहाँ का ये सारा पार्ट बच गया। हम चाहते नहीं है कि भाई वो बचे, हमको टोटल एग्जैक्ट एरिया के लिए पूरा का पूरा ये सब कवर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ा देते हैं इस बार, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। अब इनके बीचों बीच डिविजन्स आप और बढ़ा दो, ये देख रहे हो। इससे होगा क्या कि आपका डेल्टा एक्स और छोटा हो जाएगा। जैसे अब देखो आपका डेल्टा एक्स देखो कितना छोटा 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 हो गया। डेल्टा एक्स का जो आपका वैल्यू है और छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या इससे कोई फायदा हुआ है हमको? ये लाइंस फिर से ड्रॉ कर देते हैं। अब देखोगे तुम ध्यान से तो इससे एक फायदा तो जरूर हुआ है, और ये फायदा ये है कि अब ज्यादा एरिया कवर हो गया। डेल्टा एक्स को अगर आप छोटा करोगे तो देखो जब ये पार्ट भी आ गया ना सब, तो अब छोटा छोटा सा जो हिस्सा है ना वो बस बचा हुआ है। स्टिल पूरा कवर तो नहीं हुआ है, पर बहुत छोटा छोटा हिस्सा बचा हुआ है। तो अगर तुम इस नंबर को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, है ना, डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ाते जाओ, छोटा 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 डेल्टा एक्स को छोटा करते जाओ, एकदम छोटा करते जाओ, तो ज्यादा से ज्यादा एरिया आपका कवर होता जाएगा, और जो बचा हुआ एरिया है ना वो बहुत कम होता जाएगा। पर स्टिल पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं हो रहा। मान लो मैंने यहाँ पे 1000 डिविजन्स कर डाले, तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा होता जाएगा, क्योंकि आप डिविजन्स बढ़ाते जा रहे हो ना। तो मैंने 1000 डिविजन्स कर दिए, 2000 डिविजन्स कर दिए। इससे क्या होगा कि डेल्टा एक्स और छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा, तो आपका जो बचा हुआ एरिया है ना वो कम होता जाएगा, और आपका वर्क डन का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के करीब होता जाएगा। लेकिन फिर भी पूरा एरिया कवर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, मुझे एक बात बताओ कि कब पूरा एरिया कवर होगा। डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा उतना बेटर रिजल्ट है हमारे लिए, ठीक है। हम और नंबर ऑफ डिविजन्स में उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हम इस पूरे पार्ट को क्या करते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं समेशन के फॉर्म में। समेशन पता है ना, समेशन इज नथिंग बट एडिशन। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 100। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, एफ आई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि आप आई का वैल्यू पहले 1 लिखो तो आपको F1 डेल्टा एक्स मिल जाएगा, फिर आप प्लस लिखो, समेशन का मतलब ही यही है, और आप अगला इंटीजर लिखो। आई 1 के बाद अगला इंटीजर 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा F2 डेल्टा एक्स, फिर प्लस F3 डेल्टा एक्स। ये कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। तो इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब मान लो आपने इसमें 1000 डिवीजन कर दिए, तो ऐसे टोटल 1000 टर्म्स आ जाएंगे, और डेल्टा एक्स का वैल्यू और छोटा हो जाएगा। आपने 1,00,000 टर्म्स कर दिए, डेल्टा एक्स का वैल्यू और छोटा हो जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट वर्क डन के करीब चलता जाएगा। पर फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट तो यहाँ पे बच ही जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे कितना डिवीजन हम करें कि पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाए और ये कुछ भी ना बचे। तो एक्चुअली में आंसर ये है कि आपको ऐसे इनफाइनाइट डिविजन्स करने पड़ेंगे। आपको हर पॉइंट पे एक लाइन मारना पड़ेगा ताकि पूरा कवर हो जाए। इनफाइनाइट डिवीजन करने का मतलब होता है कि आपने डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है, अगर आप एक ही लाइन मार रहे हो, हर पॉइंट पे लाइन मार रहे हो, तो लाइन का क्या थिकनेस होगा भाई, लाइन का थिकनेस तो 0 हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है, मैंने आपको इंटीग्रेशन में ये चीज़ बताया था, मैंने इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव पे वीडियोस बना रखे हैं। एक अप्रोच मेथड होता है, वो अप्रोच मेथड यूज़ करते हैं, तो वो उतना डिटेल में फिलहाल मैं नहीं जाऊँगा। पर आप ये मान के चलो कि डेल्टा एक्स को हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। डेल्टा एक्स को, क्योंकि डेल्टा एक्स को जब आप 0 बनाने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हो, जिससे पूरा एरिया कवर हो जाएगा। देखो आप 0 बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 0 आप बना नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस खींचने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। पर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इनफाइनाइट लाइंस तक यहाँ पे इसको बनाए। इससे क्या होगा कि हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। और इनफाइनाइट लाइन बनाना है तो आपको डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा, इसको 0 करने की कोशिश करनी पड़ेगी।
तो हम एग्जैक्ट जीरो नहीं करते हैं पर जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो जीरो करने की कोशिश करते हुए हमको आंसर मिल जाता है। एग्जैक्ट क्या तरीका है ये आपको इंटीग्रेशन वाले पार्ट में समझ में आएगा। तो ये इंटीग्रेशन का मैंने वीडियो पूरा बना रखा है, आप उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहां पे आप समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स को जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पे कर सकते हो। तो इस पूरे पार्ट को हम लिखते कैसे, देखो, समेशन ऑफ एफ इंटू डेल्टा एक्स, ये सेम पार्ट लिखा। अब यहां पे मैंने आई हटा दिया है और नंबर ऑफ डिविजन्स तो आप लगभग समझ लो इनफाइनाइट है, तो मैंने ये भी पार्ट हटा दिया। अब इसके जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, देखो कि आपका ये समेशन x1 से x2 तक हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, x1 से x2 तक हो रहा है, ठीक है। और साइड में हम यहां पे ये लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब ये रहा है कि हम डेल्टा x को क्या कर रहे हैं, जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इनफाइनाइट लाइंस खींच के पूरे एरिया को कवर कर दें। इस तरीके से आपका वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारा चीज आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर करना नहीं है, ठीक है। डेल्टा एक्स जीरो बनाने का प्रोसेस में आपको नहीं जाना, ये काम ऑलरेडी हो चुका है। बस क्या किया है कि इस जो कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाली चीज है, ये पूरा पार्ट, इसको हमने बड़े सिंपल तरीके से लिखा। ये पूरे पार्ट को हमने क्या किया, लिख दिया इंटीग्रेशन। इसको हटा के हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया। और ये x1 यहां लिख दिया और ये x2 यहां लिख दिया। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, एक सेकेंड, इसका मतलब ही यही है। ये देखो, ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड चीज दिख रहा है ना, उसको हमने सिंपल तरीके से क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2। मतलब x1 से लेकर x2 डिस्प्लेसमेंट तक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट, ये इतना लिख दिया, ये पूरा पार्ट हमने ऐसा लिख दिया। और उसके बाद f ऐसा लिखा। और इंटीग्रेशन के केस में जब हम डेल्टा x को जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में हम यहाँ पे डेल्टा x नहीं लिखते हैं बल्कि dx लिख देते हैं, ठीक है। जब dx लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो की बात कर रहा है, मतलब डेल्टा x को एकदम जीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को हमने ऐसे लिख दिया और इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से, इसको समेशन बोलते हैं, पर समेशन में जब आप डेल्टा एक्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है, ताकि पूरा एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिले, तो हम उसी समेशन को क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। आपके बुक में f की जगह पे f ऑफ x लिखा होगा। उसका रीजन ये है कि भाई f का जो वैल्यू है x पे डिपेंड करता है, ये एक फंक्शन है, राइट। तो मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, पर उसका मीनिंग सेम है। f लिखो या f ऑफ x लिखो, एक ही बात हो गई, राइट। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नहीं है देन यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। और आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखने होंगे। तो इंटीग्रेशन का अगेन मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है पहले से ही, उसको आप देखना। और आपको कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी वो फॉर्मूले भी मैंने उसमें लिस्ट कर रखा है, आपको वो याद करना होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे आ गया है, यही हम लोगों ने अभी फिलहाल यहाँ पे देखा था। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मान लो किसी ने कहा कि देखो, आप एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और जैसे जैसे उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसका फोर्स भी चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो उसने क्या बोला कि इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो एक्स स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है। एक्स स्क्वायर के हिसाब से मतलब क्या, जैसे एक्स का वैल्यू 0 है तो फोर्स का वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर मतलब फोर्स का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अगर आप एक्स का वैल्यू 2 डालते हो तो फोर्स का वैल्यू जो है ना 4 न्यूटन हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 3 डालोगे तो फोर्स का वैल्यू 9 न्यूटन हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आपका फोर्स का वैल्यू इस तरीके से चेंज हो रहा है ऐसा उनका कहना है, F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब फोर्स तो अब चेंज हो रहा है ना कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, सो इट्स अ वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन। और उसका क्वेश्चन ये है कि फाइंड वर्क डन
फाइंड वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। मतलब जब बॉडी x इज इक्वल टू 2 मीटर पे था, वहां से लेकर x इज इक्वल टू 4 मीटर पर तब जब गया, तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन हुआ वो पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखो इनिशियल पॉइंट जो होगा वो आपका लोअर लिमिट होगा, x1 की जगह पे आ जाएगा, और फाइनल पॉइंट जो होगा, फाइनल पोजीशन, वो आपका अपर लिमिट होगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो देखो कैसे वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f क्या है बताओ, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर dx। तो कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से शुरू हुआ है और 4 तक गया है, सो इट शुड गो फ्रॉम 2 टू 4। ये आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं n की जगह पे 2 डाल दूं तो इसके आंसर में भी क्या आ जाएगा, n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3। तो वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी एक्स क्यूब बाई 3। तो आप ये आंसर लिख लो पहले, एक्स क्यूब बाई 3, साइड में ब्रैकेट डाल दो, और ये जो 2 और 4 दिख रहा है ना, ये 2 और 4 यहाँ पे लिख दो। अब इसके आगे क्या करना है बताओ। अब देखो ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने का रूल क्या है कि आपको x की जगह पे, जहाँ कहीं भी x दिख रहा है, x की जगह पे पहले अपर लिमिट डालना होगा, ऊपर वाला वैल्यू, फिर माइनस लिखना होगा, और फिर लोअर वैल्यू डालना होगा 2। ये तरीका ही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह पे आप पहले अपर वैल्यू डालो, बाकी वैसे ही रहने दो। तो x की जगह पे अगर अपर वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 है, 4 क्यूब बाई 3 हो जाएगा। फिर माइनस लिखो अपने मन से, ये तरीका ही यही है, और उसके बाद फिर लोअर वैल्यू डाल दो, x की जगह पे 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 क्यूब बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 64 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 3। यही आपका आंसर है, वर्क डन इज इक्वल टू 56 बाई 3 जूल। इसको आप सॉल्व कर लेना, इतना वर्क डन हुआ है। तो अगर इस तरीके का फोर्स आपके बॉडी पे लग रहा है, F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो 2 से लेकर 4 तक का डिस्प्लेसमेंट अगर हो, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपको इतना वर्क डन हुआ है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं है तो यू हैव टू गो फॉर दिस इंटीग्रेशन। समझ में आया? आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।